मेरा नाम अजय है। मैं एक बहुत बड़ा वकील हूँ। एक दिन की बात है कि अचानक एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझसे लड़ती झगड़ती नहीं है, बस पूरा दिन खामोश रहती है। ये सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि भला ये भी कोई वजह हुई। मैं अभी तक कुंवारा था और मैं ऐसी ही शरीफ पत्नी की तलाश में था। मैंने उस व्यक्ति से उसकी पत्नी के बारे में और कुछ जानना चाहा तो उसने बताया कि शादी के दिन जब उसने अपनी पत्नी को देखा तो वो बहुत खूबसूरत थी और खामोश भी थी। मैं एक खामोशी उसकी शर्म हया समझकर चुप कर गया, मगर ये खामोशी काफी दिन महसूस करके मैंने अपनी पत्नी से बात करने की ठान ली, मगर वो फिर भी खामोश रही। ये बात मुझे खटकने लगी। मुझे लगा शायद वो गूंगी है, मगर अपनी माँ के मुंह से ये सुना कि वो कभी कभी उनकी बातों का जवाब दे देती है वरना खामोशी रहती है, तो मैं चुप हो गया। मुझे अपनी पत्नी की खामोशी बुरी तरह से खटकने लगी। मैंने हर तरह से उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो खामोशी रहती। मैं बहुत हैरान था कि आखिर ये मामला क्या है, क्यों वो इस तरह खामोश रहती है। इस बात पर मैं उससे काफी लड़ा झगड़ा, मगर वो एक शब्द न बोली। तो आखिर मैं भी तंग आ गया और खामोश हो गया। इसी तरह हमारी शादी को वक्त गुजरता गया। मैं दिन में अपने काम पर जाता और रात को वापस आता। वो मेरे बगैर कहे मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी करती, पर मुंह से एक शब्द न बोलती। दिन ब दिन मेरी परेशानी बढ़ती गई। उसकी हरकतें अजीब होती जा रही थी। वो आधी रात को बिस्तर से उठती और छत पर जाकर सो जाती। एक दिन मैंने उसे मना किया और डांटा कि तुम क्या करने जाती हो इतनी रात को छत पर अकेली, तो वो रोने लगी। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया क्योंकि मैं अब खुद इससे तंग आ चुका था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब कमल हमारे घर दुल्हन बनकर आई थी। कमल हमारे घर से कुछ दूर रहने वाले विजय साहब की बेटी थी। विजय साहब बड़े लोग, बड़े नाम वाले इंसान थे। उनकी एक ही बेटी थी जो कमल थी। माँ को किसी ने रिश्ता बताया और माँ जो कि कब से मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई थी, रिश्ते देखने लगी। जब विजय साहब के घर कमल को देखा तो वो पहली ही नजर में माँ को पसंद आ गई। मुझे माँ की पसंद पर क्या एतराज होना था। माँ ने विजय साहब से बात की और यूं रिश्ता तय हो गया। मैं भी खुश था। 1 महीने में हमारी शादी हो गई। मैं बहुत खुश था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके व्यवहार ने मुझे बुरी तरह उलझा कर रख दिया। वो मेरे सामने गुमसुम सी रहती, मुझे हैरानी होती। उसकी खामोशी ने मुझे सता के रख दिया था। फिर मुझे लगा ऊपर वाले ने मुझे सारी खुशियां दे दी। मेरे घर में ऊपर वाले ने अपना सबसे बड़ा तोहफा औलाद की खुशखबरी दी। मैं और माँ बहुत खुश थे। वो माँ बनने वाली थी। मुझे लगा वो शायद अब बोलना शुरू कर दे। उसे किसी चीज की जरूरत होती तब भी वो खामोश ही रहती। मुझे असल परेशानी ये थी कि अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ मेरी औलाद भी थी। अपनी नादानी में वो कुछ कर ना दे, मगर वो तब भी खामोश रही। मेरी पत्नी का दूसरा महीना चल रहा था जब वो सीढ़ियों से गिर गई, मगर मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं अचानक सीढ़ियों की तरफ आया और अपनी पत्नी को देखकर चिल्ला उठा। मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गया और मुझे मालूम हुआ कि मेरा बच्चा नहीं रहा। इस बात पर मैं काफी रोया। अपनी पत्नी पर चिल्लाया भी कि अगर वो मुझे आवाज लगा देती तो ये सब ना होता। मैं बहुत दुखी था। मेरी पहली खुशी तबाह हो गई थी। मेरे दिन और रात इसी परेशानी में गुजरते कि कैसे इस मुसीबत का हल निकाला जाए, मगर वो खामोश रही और अब उसकी खामोशी की वजह से मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसे तलाक दे दूंगा। शायद वो मेरे साथ खुश ना हो, इसलिए मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया है। मगर वो मुझसे तलाक नहीं लेना चाहती, वो मेरे साथ ही रहना चाहती है। पर मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात आपसे हुई। उसका नाम श्याम है। मैंने उसे बताया कि तुम अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हो, लेकिन ये सही नहीं है, और मेरे समझाने का उस पर कोई असर ना हुआ। तो मैंने गहरी सांस भरी। मैंने उस आदमी की बात बहुत गौर से सुनी। मुझे इसमें कोई परेशानी नजर ना आई। ये तो आम बात थी, कुछ लोग खामोशी रहते हैं। मुझे बल्कि उसकी सोच पर हैरानी हुई कि वो इस बात को लेकर अपनी खूबसूरत पत्नी को तलाक देना चाहता है। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारी तलाक करवा दूंगा और पैसे भी नहीं लूंगा, मगर तलाक के बाद तुम्हें अपनी पत्नी से मेरी शादी करवानी होगी। मेरी बात सुनकर तो वो जैसे खुश हो गया और फौरन हामी भर ली। उसने घर जाकर अपनी पत्नी से बात की तो उसने इनकार कर दिया और बुरी तरह से रोने लगी। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। उसकी बातों पर उसने ज्यादा ध्यान न दिया और ऐसे ही कुछ दिनों में मैंने उसकी तलाक करवा दी और थोड़ा समय गुजरने का इंतजार करता रहा। इन कुछ दिनों में मैं बहुत कुछ सोच चुका था और कुछ दिनों बाद मैं रिश्ता लेकर गया जो बिना किसी ऐतराज के स्वीकार कर लिया गया। एक बात जो मैंने महसूस की, मेरी होने वाली सास भी कुछ खामोश सी ही रहने वाली थी, जबकि ससुर काफी रोबदार व्यक्ति थे।
उनके सामने बात करते हुए मुझे भी कुछ झिझक सी महसूस हो रही थी। फिर ऐसे ही 1 महीने बाद वो औरत मेरी पत्नी के रूप में बदल गई। मैं अपनी शादी पर खुश भी था और थोड़ा परेशान भी, क्योंकि मैंने अपनी होने वाली पत्नी को अभी तक नहीं देखा था। विदाई के बाद जब मैं कमरे में आया तो मेरी नज़र बेड पर घूंघट ओढ़े अपनी पत्नी पर गई। मैंने जब उसका घूंघट हटाया तो चौंक गया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी मासूमियत उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। कोई भी व्यक्ति उसे चाहे बगैर ना रह सकता था। मुझे खुद पर गर्व होने लगा कि ऊपर वाले ने मुझे इतनी खूबसूरत और नेक पत्नी दी। मुझे उस व्यक्ति पर बेहद अफसोस हुआ जो इतनी खूबसूरत पत्नी को बस खामोश रहने की वजह से छोड़ चुका था, और अपनी अच्छी किस्मत पर गर्व भी हुआ, जो कि मैं ये बात पहले से ही जानता था कि ये बिल्कुल खामोश रहती है, तो मैंने उसे बोलने पर मजबूर ना किया। मगर एक दिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी पत्नी रात के वक्त किचन में काम कर रही थी। उसके हाथ में कोई पीली सी चीज थी जिसे वो बहुत मजे से चाट रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा, न जाने वो क्या था जो वो खा रही थी। मैं किचन में गया, मुझे सामने देखकर वो घबरा गई और अपने हाथ में मौजूद वो चीज दुपट्टे के पीछे छुपा ली। मैंने उससे पूछा कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो, मगर उसके मुंह से एक शब्द ना निकला। उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। और फिर कुछ ही दिनों बाद का किस्सा है कि मेरी पत्नी मेरे लिए खाना बना रही थी। वो काफी देर किचन से बाहर न आई तो मैं उसे देखने किचन में चला आया, मगर ये देखकर मैं हैरान रह गया कि फ्राई पैन में कुछ तलने के लिए रखा गया तो तेल मेरी पत्नी के हाथ पर गिरकर उसे जला चुका था। मगर वो बुत बनी बिना किसी आहो पुकार के चुपचाप अपने हाथ को देख रही थी। जबकि मुझे अपनी पत्नी की हालत देख मेरे दिल में ठेस सी उठी। मुझे कुछ ही वक्त में अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत हो गई थी और उसकी तकलीफ पर मैं तड़प गया। मैंने उसे काफी डांटा भी, मगर वो खामोश ही रही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसकी खामोशी चुभने लगी। एक दिन मैं उसके मायके लेकर गया। वो अपनी माँ के पास खामोशी से बैठ गई। मैं उसके बोलने का इंतजार करता रहा और फिर उसकी माँ के शब्द सुनकर मैं चौंक गया, जो उसे कह रही थी कि वो ज्यादा तो नहीं बोलती जिससे तुझे गुस्सा आए। तो मेरी पत्नी ने कहा, नहीं, वो ज्यादा नहीं बोलती। तो मैं हैरानी से उसे देखने लगा। मैंने शायद अपनी शादी के इतने महीनों में आज पहली बार उसे बात करते सुना था। ये मेरे लिए खुशी का पल था और मैं हैरान भी था कि वो बोलती भी है, मगर मैं खामोश हो गया। वक्त का काम है गुजरना और वो गुजर ही जाता है। मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी तो तब मेरे दिमाग में उसके पहले पति की बातें गूंजने लगी और मैं अपनी पत्नी पर नजर रखने लगा। मैंने नोट किया कि जब मैं उसके पास नहीं होता तब वो बातें कर लेती थी। मुझे अब वो हर राज हर सूरत जानना था, जिसकी वजह से मैं इतने दिन तक शक के घेरे में रहा। मेरी हालत अजीब हो रही थी। दिल में न जाने कैसे कैसे ख्यालात डेरे जमाए बैठे थे। वो माँ के सामने बोल लेती थी, मगर जैसे ही मैं पहुंचता तो चुप हो जाती और मेरे अलावा भी वो किसी व्यक्ति के सामने न बोलती। मुझे अब उसकी हरकतों से चिढ़ होने लगी थी। वो अक्सर मुझे ऐसी ही हालत में मिलती। इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक अच्छी हमसफर थी, लेकिन उसकी एक आदत ने मुझे परेशान कर दिया था। ये बात मैंने अपने दोस्त से शेयर की तो उसने मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मशवरा दिया। मैं जाना तो नहीं चाहता था। मैंने घर लेट आना शुरू कर दिया कि शायद वो इस बात पर झगड़ा करे, मगर वो इस बात पर भी कुछ न कहती और खामोश रहती। मैं बात बेबात उससे लड़ने लगा, किसी न किसी बात में गलती निकालता, मगर वो सर झुकाए चुपचाप सुन लेती, जिस पर मुझे गुस्सा आने लगा। मगर एक दिन तो हद ही हो गई। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, वो हार्ट पेशेंट थी। मेरी पत्नी उन्हें खाना देने गई तो वो सीने पर हाथ रखकर दर्द से तड़प रही थी, जिसे देखकर मेरी पत्नी मेरे पास कमरे में आई, मगर मुझे काम में बिजी देख चुपचाप खड़ी हो गई और मेरे फ्री होने का इंतजार करने लगी। मैंने नजरें उठाकर उसकी घबराई हुई शक्ल की तरफ देखा तो उसने बाहर की तरफ इशारा किया। पहले तो मैंने नजरअंदाज किया, मगर दिमाग में खटका सा हुआ और मैं बाहर की तरफ भागा। अपनी माँ को तकलीफ से तड़पते देख मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद मैंने उसे खूब डांटा। मगर ऊपर वाले का धन्यवाद है कि मेरी माँ की तबीयत ज्यादा खराब न हुई और इसके बाद मुझे अपनी पत्नी को डांटने पर अफसोस भी हुआ, मगर उस पर गुस्सा भी था कि अगर मैं बाहर न जाता तो मेरी माँ की तबीयत ज्यादा भी बिगड़ सकती थी। ऐसा भी क्या शर्मो हया का होना कि किसी को तकलीफ में देखकर भी कुछ न बोले। मैंने सर झटक कर इस बार भी उसकी हरकत को नजरअंदाज कर दिया, मगर एक दिन मेरी नजर अपनी पत्नी की कलाई पर पड़ी। जो मैंने उसकी कलाई पर कट के निशान देखे, जो शायद काफी पुराने थे। शायद मैं पहले उन पर गौर न कर पाया क्योंकि वो बहुत बारीक बारीक निशान थे, मगर वो काफी गहरे थे। पहले तो मैंने अपनी पत्नी से उनके बारे में पूछना चाहा, मगर फिर खामोश हो गया। मुझे यकीन था कि वो इस बात पर भी खामोश ही रहेगी, तो मैंने होंठ सीकर उसे नजरअंदाज कर दिया।
मगर एक दिन जब वो रात को सो रही थी तो मैंने बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया तो मुझे अपने हाथ पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। मैंने साइड में लैंप ऑन करके देखा तो मेरे हाथ की उंगलियों पर खून लगा हुआ था। मैं हक्का बक्का अपने हाथ पर लगे खून को देख रहा था। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी पत्नी अभी भी खुद को नुकसान पहुंचाती है। मैंने झुककर गौर से उसके बाजू को देखा और अपनी पत्नी के जागने के डर से मैंने लाइट बंद कर दी और गहरी सोच में डूब गया। और फिर एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मेरी पत्नी ने सिलोलेस ड्रेस पहनकर ऊपर जैकेट पहनी हुई थी तो मेरी नजर उसके बाजू पर जगह जगह लगे कट पर गई। मेरी नजर अपने निशानों पर देखकर मेरी पत्नी बुरी तरह से घबरा गई और जल्दी से जैकेट पहनकर रूम से बाहर चली गई। यह अब तक का मेरी पत्नी का पहला व्यवहार था जो उसने मेरे सामने जाहिर किया था। यूं मेरे निशान देखने पर घबरा गई थी और यहाँ अभी ये सब खत्म नहीं हुआ था। अभी तो बहुत कुछ ऐसा था जिससे मैं अनजान था। मैंने अपने घर में कबूतर रख लिए क्योंकि कबूतर मुझे बहुत पसंद थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो कबूतर मरने लगे। मैं रोज सुबह जाता तो एक कबूतर जरूर मरा हुआ होता। कभी उसकी गर्दन टूटी होती और कभी किसी ने चाकू से उसकी गर्दन को काटा होता। मैं सब देखकर काफी हैरान था। एक रात में वॉशरूम जाने के लिए उठा तो मेरी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। मैं समझा वॉशरूम में होगी, मगर काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो बाहर नहीं आई तो मैं उठकर वॉशरूम तक गया, मगर वो वहां भी नहीं थी। मैंने सारा घर छान मारा मगर वो कहीं ना दिखी तो एकदम मुझे छत से कबूतरों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी तो मैं जल्दी से जीने की तरफ भागा और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि मेरी पत्नी कबूतर को बेदर्दी से मार रही थी और उस वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं कुछ देर तो हैरानी से उसे देखता रहा और फिर नीचे आ गया और चित लेटकर छत को घूरने लगा। मेरी आंखों के सामने मेरी मासूम पत्नी का चेहरा घूमने लगा। अभी मैं सोचों में ही गुम था कि मुझे दरवाजे के पास हलचल सी महसूस हुई तो मैं आंखें बंद करके सो गया। और फिर मैं हर रात अपनी पत्नी पर नजर रखता, मगर वो अब रोज रोज नहीं जाती थी। फिर मैंने इस बारे में सोचा कि वो रोज क्यों नहीं जाती और उसी दिन मेरी अपनी पत्नी से खाने पर लड़ाई हो गई और मैंने उसे बुरा भला बोल दिया और कमरे में सोने के लिए आ गया। उस रात अपनी पत्नी को बिस्तर से उठकर छत पर जाते देख मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ कि वो रोज नहीं सिर्फ तब ही जाती है जब मेरी उससे कोई लड़ाई हो जाती है। और कुछ दिन पहले जो लगातार वो कबूतरों को मार रही थी तब भी मेरी उससे नाराजगी चल रही थी, इसलिए वो ये सब कर रही थी। यानी वो मेरा गुस्सा उन पर निकालने जाती है। और अब मुझे अपनी पत्नी की खामोशी की वजह जानने का जुनून पैदा हो गया और एक दिन मैं उसे जबरदस्ती साइकियाट्रिस्ट के पास ले गया। फिर कुछ सेशंस के बाद जो बात मुझे पता चली तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पांव तले से जमीन निकाल दी हो। साइकियाट्रिस्ट के मुताबिक मेरी पत्नी ने जो बातें बताई उनके मुताबिक मेरी पत्नी को मर्दों के सामने ना बोलने का फोबिया है और वो इस मर्ज में अपने बाप की वजह से घिरी हुई है। यानी जब वो छोटी सी थी तो उसका बाप उसके सामने उसकी माँ को मारता था, उस पर चिल्लाता था और डरा कर रखता था और उसे खामोश रहने का कहता था, जिस पर उसकी माँ बर्दाश्त करते हुए अपनी सिसकियों को दबा लेती थी। वो बस अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहती थी। वो जानती थी कि पति का गुस्सा बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसका बाप अपना हाथ रोक लेता था। और अब जब भी उसे कोई तकलीफ होती है या मेरी किसी भी बात का बुरा लगता है तो वो उसके बदले खुद को नुकसान पहुंचाती है, जो कि उसकी दिल की तकलीफ को कम करता है। और जब तकलीफ हद से बढ़ जाती है तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। जैसे अब उसे बेजुबान परिंदे मिल गए थे जो उसकी तरह खामोशी से जुल्म बर्दाश्त कर लेते थे, इसलिए जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो अब वो परिंदों को मार देती है। इस सब से उसको सुकून मिलता है क्योंकि किसी की बातों या किसी के काम से उसे जो कुछ महसूस होता है वो खुद को तकलीफ देकर वो महसूस करती है, क्योंकि ये सब वो कह नहीं पाती। और अब उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि अगर वो किसी मर्द के सामने बोलेगी तो वो उस पर उसकी माँ की तरह गुस्सा करेगा, उस पर जुल्म करेगा और वो इस सब से बचने के लिए खामोश रहती है। उसकी आदत बचपन से इस कदर पक्की हो चुकी थी कि अब वो लड़की अपने आप को खामोशी की चादर में लपेट चुकी थी। वो लोगों की बातों को इस कदर दिल पर ले लेती थी कि वो किसी के सामने बोलने से भी डरने लगी थी। अब उसे मर्दों के सामने खामोश रहने की इतनी आदत हो गई है कि उसे माँ के बारे में कुछ याद ना भी हो तो उसका दिमाग अपने सामने किसी मर्द की मौजूदगी महसूस करके उसे खुद ब खुद खामोश कर देता है। साइकियाट्रिस्ट की ये बातें सुनकर मैं हैरान हो गया और अपनी पत्नी की वो तकलीफ याद करने लगा जिन पर उसने अपनी आवाज और रोने को बस इसलिए रोके रखा कि मैं उस पर गुस्सा न करूं। मुझे अपनी पत्नी की हालत पर बहुत तरस आया और फिर मैंने उस साइकियाट्रिस्ट से पूछा कि क्या वो इस फोबिया से जान छुड़ा सकती है। तो उसने जवाब दिया कि अगर उसका प्रॉपर इलाज हुआ तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है।
बस उसे इस माहौल से दूर रखना चाहिए जिसके कारण वो इस फोबिया का शिकार हुई है। और फिर मैंने अपनी पत्नी का उसके मना करने के बावजूद इलाज करवाया और आज वो खुलकर बिना किसी डर के मुझसे बातें करती है। मुझे खामोशी पसंद थी, मगर अब अपनी पत्नी की बातें सुनकर मुझे जो सुकून महसूस होता है वो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। किसी की कम हिम्मती भी इंसान को तोड़ देती है। माँ बाप का व्यवहार औलाद के लिए उनकी आने वाली जिंदगी का ऐसा हिस्सा होता है जिसमें वो सारी जिंदगी पलते हैं, बड़े होते हैं। बच्चे जो देखते हैं उसे दिमाग में बैठा लेते हैं। उनकी बचपन की आदत इस कदर पक्की हो जाती है कि बुरी तरह उनके दिमाग में बैठ जाती है। मोहब्बत या नफरत ही हमें मजबूत और कमजोर बनाने का कारण बनते हैं। रिश्तों को ताकत बनना चाहिए। रिश्तों में भरोसा और मान होना चाहिए ताकि दूसरा व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट और शर्मिंदगी के अपने गम, तकलीफ और बातें शेयर कर सके। रिश्तों को कैद नहीं होना चाहिए कि उनमें दम घुटने लगे और इंसान रिश्तों में ही भटक जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।